नमस्कार, मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने और देश को कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल इंडिया कोयला निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एक्सोलोरेशन और क्लीन कोल टेक्नोलॉजी से जुड़ी लगभग 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कोल इंडिया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित स्टेक होल्डर्स मीट को संबोधित करते हुए यह कहा कि कंपनी सभी हितग्राहियों की कंपनी कार्यों में भागीदारी एवं जुड़ाव परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करेंगे। साथ ही इस प्रकार के दो तरफा संवाद सभी के लिए लाभकारी नए विचार, सुधार के क्षेत्र और परियोजनाओं से जुड़ी संभावनाएं तलाशने में मदद करेंगे। 1.22 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश में से कोल इंडिया की वित्तीय वर्ष 23-24 तक 32,696 करोड़ रुपए कोयला निकासी, 25,117 करोड़ रुपए माइन इंफ्रास्ट्रक्चर, 29,461 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, 32,199 करोड़ रुपए डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण एवं क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, 1,495 करोड़ रुपए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और 1,893 करोड़ रुपए एक्सप्लोरेशन कार्यों में खर्च करने की योजना है। हितग्राहियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के साथ व्यापार करने की अपार संभावनाएं हैं। कंपनी अपनी 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में 2 चरणों में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लगभग 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी पिट्स हेड से डिस्पैच पॉइंट तक कोयला परिवहन की व्यवस्था है। यह प्रणाली कोयला परिवहन में कार्यकुशलता बढ़ाने और 2 स्थानों के बीच कोयला के सड़क परिवहन की मौजूदा व्यवस्था को कंप्यूटर आधारित लोडिंग व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए विकसित की जा रही है। इसी प्रकार कोयला उत्पादन बढ़ाने और आने वाले वर्षों में कोयला आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोल इंडिया ने 15 ग्रीनफील्ड्स प्रोजेक्ट की MDO मोड से संचालित करने के लिए पहचान की है। इन परियोजनाओं में कुल 34,600 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें से 17,000 करोड़ रुपए का निवेश वित्तीय वर्ष 2023-24 तक होने की संभावना है। कोयला निकासी एक और क्षेत्र है जिसमें कोल इंडिया बड़े स्तर पर निवेश करेगी। कंपनी रेलवे से जुड़े क्षेत्रों जैसे मुख्य रेल लाइनों के विकास लगभग 13,000 करोड़ रुपए, रेलवे साइडिंग लगभग 3,100 करोड़ रुपए और अपने खुद के रेलवे वैगन खरीदने 6,075 करोड़ रुपए जैसे क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल 16,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसको इस्पात संयंत्र राजभाषा विभाग की ओर से बर्नपुर हाउस के सम्मेलन कक्ष में राजभाषा कार्यशाला एवं कोविड-19 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि श्री M.E. शमसी मुख्य महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि प्रतिभागी राजभाषा संबंधी नियमों से अवगत हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। कार्यशाला में कार्यालय अधीक्षक के सहयोग से राज्य भाषा अधिकारी द्वारा नीति, नियम और अनुपालन एवं हिंदी कार्यान्वयन में मानसिक अवरोध पर प्रस्तुतिकरण किया गया। बर्नपुर अस्पताल के प्रतिनिधि श्री अमित आचार्य ने कोविड से बचाव पर विस्तृत जानकारी दी। श्री दिलीप यादव के स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम पर विराम लगा। अवैध कोयला उत्खनन एवं कोयला तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाते हुए शुक्रवार को ECL के मुख्य सुरक्षा अधिकारी कैप्टन तन्मय दास एवं CISF कमांडेंट के निर्देश पर ECL के सोदपुर एरिया के बैजडी में अवैध कोयला खदानों की डोजरिंग की गई। इस अभियान के कारण क्षेत्रीय कोयला तस्करों में खलबली मची हुई है। इसे 2 दिन पहले ही ECL मुख्यालय के सामने इनके विरुद्ध भाजपा द्वारा किए गए कार्यक्रम का परिणति भी बताया जा रहा है।
गौरतलब हो कि काफ़ी वर्षों पूर्व इसी क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करी को रोकने की 15 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बावजूद इस अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगाया जा सका। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ तथा ईसीएल सुरक्षा विभाग द्वारा ईसीएल क्षेत्र में कहीं न कहीं अवैध कोयला उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई के तहत अवैध खनन स्थलों की डोजरिंग और कोयले की धरपकड़ की जा रही है। ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख कैप्टन तन्मय दास ने कहा कि अवैध कोयला खनन से राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान और देश को क्षति हो रही है, जबकि ईसीएल की खदानें भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अभियान चलता रहेगा। इस मामले में श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि ईसीएल संपत्ति की सुरक्षा के लिए 2100 ईसीएल सुरक्षा कर्मी, 1400 निजी सुरक्षा बल के जवान एवं सीआईएसएफ के 900 जवान तैनात किए गए हैं। ईसीएल के इन 4400 जवानों के रहते अवैध कोयला खनन एवं तस्करी का होना काबिले गौर है। डुमरिया मोहल्ला वार्ड नंबर 63 बूथ नंबर 81 के अंतर्गत कुल्टी ब्लॉक के जानिब से डेप्यूटी मेयर ऑफ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैडम तबस्सुम आरा को मुबारकबाद दी गई पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर। अंडाल से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार सीआईएसएफ मुख्यालय की टीम ने सोदपुर एरिया के बैजडी कोलियरी इलाके में अभियान चलाया। अवैध कोयला खदानों की डोजरिंग अभियान तो वहीं कनस्तूरिया सीआईएसएफ कैंप की टीम और कनस्तूरिया एरिया सिक्योरिटी टीम ने कांटगड़िया के समीप पलासडांगा इलाके के अवैध कोयला डिपो में छापेमारी अभियान चलाकर चोरी का जमा 8 टन कोयला जब्त किया और जब्त कोयले को ईसीएल प्रबंधन को सुपर्द कर दिया गया। कैंप प्रभारी दीपक बहमनी और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभारी धनंजय राय के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस संबंध में दीपक बहमनी और धनंजय राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ही यह छापामारी अभियान चलाया गया। सीआईएसएफ और ईसीएल सिक्योरिटी द्वारा चलाए जा रहे इन छापामारी अभियान ने कोयला चोरों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने बताया यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं सीआईएसएफ मुख्यालय की टीम के अधिकारी नवीन कुमार भारती ने बताया कि सीआईएसएफ सीतलपुर मुख्यालय के समादेष्टा मिथिलेश कुमार का सख्त आदेश है कि ईसीएल में अवैध कोयला कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। इसे रोकने के लिए ऐसा अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं जब तक सोदपुर के बैजडी मौजा इलाके में पता चला कि यहां दर्जनों अवैध कोयला खदान धराल से चलाई जा रही है, उसके बाद ईसीएल की सिक्योरिटी और नियामतपुर फांडी पुलिस के संयुक्त सहयोग से 15 अवैध खदानों की डोजरिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार शांतिमय बनर्जी की मौत कोरोना के कारण हो गई। शांतिमय बनर्जी बाराबनी के दोमहानी बाजार इलाके में रहते थे। वह काफ़ी दिनों से बीमार थे। उनका इलाज रानीगंज के एक अस्पताल में चल रहा था, जहां उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आने के बाद जब उन्हें सनाका अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। उनके निधन पर राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, मेयर जितेंद्र तिवारी, प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदासन दासू, विधायक विधान उपाध्याय ने शोक जताया। वहीं शिल्पांचल के साहित्यकार एवं पत्रकार विश्वदेव भट्टाचार्य, देवव्रत घोष, मेघदूत प्रसाद व न्यूज़ मोमेंट की पूरी टीम, हर्षदेव मुखर्जी, इंद्रजीत भट्टाचार्य, सुशांत माणिक, नीलोत्पल राय चौधरी, वासुदेव चटर्जी, त्रिनांचन चटर्जी, तारक चटर्जी, राजा बनर्जी, आलोक चक्रवर्ती, सतीश गुप्ता, अमलेश कुमार, बीजू मंडल, जयंत शाह आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया। जामुड़िया चैम्बर के महासचिव अजय खेतान ने कहा कि शांतिमय बनर्जी बहुत ही मृदुभाषी एवं हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति थे। मेरे पिताजी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी एवं मुझे बहुत स्नेह करते थे। साल में एक बार वो जामुड़िया अपने सफ़ेद रंग की अम्बेसडर कार में आते थे। उनके अकस्मात निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को मोक्ष एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। न्यूज़ मोमेंट के एडिटर श्री मेघदूत प्रसाद जी ने कहा, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। I met him few months back during a football tournament in Barabani, where he told only local papers and small magazines can deface the corrupt practices of the government and political leaders. Try to continue your weekly and YouTube channel.
11 सितंबर के लॉकडाउन में शहर सुनसान दिखाई पड़ा। लोगों ने ममता बनर्जी की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्होंने 12 तारीख को होने वाले लॉकडाउन को उठा लिया। कर्म में वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात विश्व में कर्म की प्रधानता है, अतः कर्म किए जा, फल जरूर मिलेगा। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। दुनिया को यह संदेश देने वाला महान धर्म ग्रंथ गीता को पढ़ने का समय बहुत कम लोगों के पास रह गया है। कार्य के लिए या अन्य व्यसनों के खातिर भाग दौड़ में लिप्त मनुष्य का जीवन लगभग सिमट सा गया है, लेकिन मनुष्य गीता के मनचाहा श्लोक या फिर कोई आरती का गीत आदमी सुन जरूर सकता है। इसके लिए अब टॉकिंग गीता उपलब्ध हो चुका है। इसके रीडिंग ऑपरेटर्स को जिस श्लोक पर रखेंगे उसे यह पढ़कर सुनाएगा। इससे किसी अध्याय के प्रत्येक श्लोक को हम उसके जरिए सुन सकते हैं। संस्कृत, हिंदी अनुवाद या फिर अंग्रेजी में इसे सुन सकते हैं। इस गीता की किताब के हर श्लोक के साथ सेंसर लगा है। इसके साथ ही इस पर छपी फोटो का भाव भी इसे सुना जा सकता है। जैसे अगर किसी ऋषि का फोटो बना हुआ है तो उस पर रखते ही यह उस वातावरण को महसूस करवाता है। युद्ध के चित्र पर उसके रखते ही युद्ध के वातावरण की आवाज महसूस करवाता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुना। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, जल को ग्रहण कर वर्षा के रूप में बरसाता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी हूँ। सैमला अंचल तृणमूल कांग्रेस की ओर से जामुरिया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष सुकुमार भट्टाचार्य को उनके निवास स्थान केंदा एरिया अस्पताल कॉम्प्लेक्स में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जामुरिया ब्लॉक 2 युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पंचानन रुईदास को भी सम्मानित किया गया। दोनों को गुलदस्ता भेंट किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सैमला ग्राम पंचायत के उप प्रधान तरुण गड़ी ने कहा, जामुरिया ब्लॉक 2 को एक योग्य और अनुभवी ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो या फिर युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ही क्यों ना हो। इन दोनों को ब्लॉक अध्यक्ष बनाने से सैमला अंचल के तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता व समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं।